नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो विद्यार्थी है जिनके जो एग्जाम में जिस प्रकार का पेपर रहेगा उसका मॉडल पेपर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। और आज हम लेके आए आपसे मॉडल पेपर नंबर सेकंड, जितने भी आपके 11 टॉपिक है उनसे कम्प्लीटली 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और आज देखिए मैथमेटिक्स का पेपर कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। और कम्प्लीटली 15 क्वेश्चन से ये समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में आपने कितना पढ़ा और प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम में देखो। तो 2 मॉडल पेपर अपन लेके आए आपके लिए। एक मॉडल पेपर कल अपन ने डाला था आपके सामने और एक मॉडल पेपर आज हम डालेंगे आपके सामने। तो गौर से देखिएगा आप पहले मॉडल पेपर में जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है एग्जाम के, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न वो डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो अपन बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की, गौर से मैथ प्रैक्टिस नंबर 2 राजस्थान 4th गाइड के लिए है। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे होंगे, उसको गौर से देखिए आप। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनिए। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई है तथा प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य 5% बढ़ा दिया गया है। उस वक्त का कुल इकट्ठा धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, जब भी मैंने कहा था डबल प्रतिशत हो तो परसेंटेज परिवर्तन की चर्चा करते हैं अपन। और परसेंटेज परिवर्तन मैंने ये भी कहा था कि पूरे गणित में जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की बात आएगी तो वहाँ हर जगह काम आता है अभी। तो अपन कह सकते हैं परसेंटेज परिवर्तन बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। यह ब्रह्मास्त्र है गणित का। जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी वहाँ सब जगह काम आएगा। बहुत प्यारा तरीका है। तो पहली वर्दी है, दूसरी वर्दी है, तो आगे दोनों वर्दी हो जाएगी। मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो अगला चिन्ह भी प्लस का आएगा। क्यों? प्लस को प्लस से गुणा करने पे क्या आता है बताओ, प्लस। तो पहला 30% बढ़ा रहे हैं, मतलब 30 प्लस का है। फिर 5% बढ़ा रहे हैं तो फिर 5 प्लस का है। तो अगला चिन्ह भी क्या आएगा, प्लस का। और दोनों को साथ में लिख दिया और 100 का भाग लगा दिया। ये लो, अब बस काटना है, काटते आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो काट देता हूँ मैं, देखिए। तो ये 0 से 0 कट गई आपकी, और भी कट रहा है। पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये आ गया आपका 35, 5 3 15 और 15 में 10 का भाग दोगे आप। 5 3 15 होगा और 15 में किसका भाग दोगे आप, 10 का। 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ 15 में 1.5 आ जाएगा ना। 15 में 10 का भाग देने पर आएगा आपका 1.5। ये लो, ये हो जाएगा आपका 1.5 और 35 में 1.5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36.5। ये प्लस में आया आंसर भैया। अब प्लस में आंसर आने पर इसे बोलते हैं वर्दी। तो आप कह सकते हैं 36.5% की वर्दी हो जाएगी भैया। प्लस में आंसर आने का मतलब है कि 36.5% की वर्दी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो प्रतिशत टॉपिक से लिया गया था भैया। तो सिंपल ऑफ वेरिएंट है, अच्छा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी भी अच्छी थी एग्जाम के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना भी है, क्योंकि जहाँ डबल प्रतिशत की जरूरत पड़ती है तो वह परसेंटेज परिवर्तन जो ब्रह्मास्त्र है अपना गणित का, वो 100% पॉसिबल है, जब अपना काम आता भी है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर डबल प्रतिशत कहीं भी पॉसिबल हो तो हर जगह काम आता है, चाहे लाभ आनी हो, चाहे प्रतिशत हो, है ना, चाहे अनुपात हो, चाहे कोई से भी टॉपिक हो, बट्टा हो, सब जगह एक ही काम आता है भी। तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कहता है उसको गौर से देखिए स्क्रीन पर। काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसको नोटिस कीजिए आप। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें सबसे पहले ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले तो ए अनुपात बी निकालेंगे और फिर निकालेंगे बी अनुपात सी। जब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकाल पाओगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो जब भी कभी ऐसा वेरिएंट हो तो देखो ए अनुपात बी निकालना है आपको, तो क्या करना, इधर चलना भी है। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो देखो ए के नीचे बी घुमाएंगे तो 4 घुमाएंगे 6 के नीचे, या तो ऐसे बोलो। और ऐसे नहीं बोल सकते हो तो देखो बाद वाले को पहले लिखो। तो बाद वाले को पहले लिखो 6 और पहले वाले को बाद में लिखो। तो ये हो गया आपका ए अनुपात बी। इसी प्रकार से बी अनुपात सी चाहिए तो बाद वाले को वापस पहले लिखो, बाद वाला कौन है 5 और पहले वाले को बाद में लिखो 5 अनुपात 6। तो ये आ गया आपका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब ये आने के बाद तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो बताइए ए अनुपात बी कितना, 6 अनुपात 4 है। अब बी अनुपात सी क्या आपका 5 अनुपात 6। इनको क्या उल्टा एन बना दो। उल्टा एन ऐसे बनता है और जिनको बीच में लाइन है उनको गुणा कर दो, आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। तो करो 6 को 5 से गुणा करके कितना आ जाएगा आपका 30, 5 चौक 20, अरे हो जाएगा 6 चौक 24। अब 2 से काटो 15 बार कट जाएगा, 2 से काटो 10 बार कट जाएगा और 2 से काटो 12 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 15:10:12। एग्जैक्टली आंसर होगा 15:10:12। बिल्कुल सिंपली ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने की संभावना है और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जो अनुपात समानुपात से इस प्रकार का प्रश्न पुटअप किया जा सकता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, इसको गौर से देखिए। ये थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है उसको नोटिस कीजिए गौर से, और किस प्रकार का प्रश्न है उसको गौर से देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका, टीना और मीरा ने एक साथ 2080 रुपये में किराए पर ली, है ना, और इसे क्रमशः 14 घंटे, 16 घंटे व 22 घंटे प्रयोग किया, तो मीरा को कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखो असमान समय है ना, और किराए पर ली 2080 रुपये में, असमान समय तो किराए का समय काम आएगा और पूंजी की तो बात ही नहीं। तो चलो तीनों लड़कियां हैं, तो तीनों को एक का 14 घंटे हैं, एक का 16 घंटे हैं और एक का 22 घंटे हैं। तो जो समय है उसके अनुपात में किराया का बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए 2 से कितनी बार, 7 बार या 8 बार और 11 बार, तो इसमें बंटवारा करना पड़ेगा आपको। तो टोटल दे रखा है आपको, टोटल दे रखा है, टोटल के बराबर करना पड़ेगा आपको। 7 8 कितना 15, अब 15 11 कितना होगा आपका 26, तो 26 बराबर हो जाएगा आपका 2080। 26 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2080। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब 26 बराबर 2080 हो जाएगा और आपसे पूछा मीरा को कितना किराया देना पड़ेगा, तो पहले 1 बराबर निकाल दो भी। तो चलो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, फिर 1 बराबर निकाल देंगे। देखिए तो चलो 2 से काट दीजिए 13 बार, 2 से काट दीजिए यहाँ पर 1040 बार। अब 13 का पाड़ा बोला, 13 से कटते 13 8 104, तो 80 बार कट गया भाई। 1 बराबर 80, और किसका पूछा आपसे, देखो पड़ा मीरा का। मीरा कौन से नंबर पे, देखो तीसरे नंबर पे, तो तीसरा मतलब 11, तो 11 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 11 8 88, ये आ जाएगा आपका 880 रुपये। मीरा को अपना हिस्से का किराया 880 रुपये देना पड़ेगा। तो ये असमान समय है, इसलिए किराया हो चाहे लाभ हो, जिसका बंटवारा समय के अनुपात में करना पड़ेगा भी। ये साझा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में आपको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका औसत का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से। इसको गौर से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी आपको संख्याएं देना भैया, तो उससे योगफल निकालो पहले, क्योंकि बंटवारा जो होता है ना वो योगफल का होता है, औसत का बंटवारा थोड़ी होता है। योगफल कैसे निकालेंगे, जितनी संख्याएं होती है उसको औसत से गुणा कर दो, जितनी संख्या होती है उसको कहाँ से गुणा कर दो, औसत से। औसत तो आपको 25 का दे रखा है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। औसत आपको 25 का दे रखा है और संख्याएं 3 है आपको। अगर संख्याएं 3 है तो औसत को 3 से गुणा करो, संख्याएं 4 होती है तो औसत को 4 से गुणा करता, और संख्याएं 5 होती तो औसत को 5 से गुणा करता। मतलब जितनी संख्या होती है औसत को उससे गुणा करना पड़ता है आपको। तो ये तो हो गया आपका योगफल। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो आप जानते हैं कि 6 भाग इसका, 5 भाग इसका और 4 भाग इसका, टोटल हो गया 15 भाग। तो 15 भाग बराबर दे रखा है आपको 75, तो 1 भाग बराबर 15 पंजे 75, 5 हो जाए। सबसे बड़ी संख्या जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अनुपात छोटा होगा सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ, 6। तो 6 बराबर होगा आपका 6 पंजा 30। तो ऐसे कह सकते हैं सबसे बड़ी जो संख्या है आपकी वो 30 हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये जो क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं ये औसत टॉपिक से भी है, सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो यहाँ से खास बात सीखने को मिली है जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं, योगफल। तो जब भी जितनी भी संख्या दी जाए उसको औसत से गुणा कर दो, जब संख्या को औसत से गुणा कर दिया जाता है तो योगफल आ जाता है। ये बात गांठ बांध लेना दोस्तों, बहुत मजेदार है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले साधारण ब्याज का, उसमें बोले मूलधन स्वयं का a/b हो जाए, मूलधन स्वयं का a/b हो जाए, तो वहाँ याद रखना ये काम आता है अपना a - b/b × सू। ये ट्रिक काम आती है भाई, याद रखिएगा। जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए तो ये वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, जब r का मतलब दर है, t का मतलब समय है, और a/b जो आपको दे रखा है वो होता है a/b जो भाग है। जैसे यहाँ दे रखा है a/b का मान 41/40 ऐसे, और समय दे रखा है आपको 1/4 वर्ष। तो दर पूछिए आपसे, तो मैं दर निकाल सकता हूँ, दर समय 1/4, और a - b का मान देखो आप, a में से b घटाओ, तो a में से b जैसे घटाओगे कितना बचेगा आपका 1, और b का मान हो गया आपका 40, और ये गुणा हो गया आपका 100। अब जैसे अपन काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो 0 से 0 कट गया आपका, 4 से 4 भी कट गया, और इधर बच गया आपका 10, तो दर आ गया आपकी 10%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर आएगा दर 10% होगी, मतलब आंसर होगा आपका 10%। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। जबकि मूलधन स्वयं का a/b हो
तो ये तरीका आपको इस्तेमाल करना बहुत प्यारा तरीका है। डबल कंडीशन में भी लग जाएगा, सिंगल कंडीशन में बताएगा। अपन ने जो मैराथन क्लास लिए उनमें डिटेल में बात करी इसके बारे में, है ना। तो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, पॉसिबल है और इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जो नोटिस कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्रवर्ती ब्याज से भी है। और चक्रवर्ती ब्याज से कैसा क्वेश्चन नोटिस कीजिए, देखो कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है भी। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ये लाइन बोलना जरूरी भी, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। अगर ये लाइन नहीं बोले तो क्वेश्चन पता नहीं चलेगा ये साधारण ब्याज का है चक्रवर्ती ब्याज का है, क्योंकि दोनों में सेम लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पर बोला चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का होता तो फिर आपसे बोलता साधारण ब्याज की दर से। तो ये बोला आपको चक्रवर्ती ब्याज की दर से, है ना। तो 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, ऐसे मैंने बोला आपको। 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी, तो ये पता नहीं है कितनी गुनी होगी, ये बात याद रखें। ये गुना ही पूछा है आपसे कितनी गुनी हो जाएगी। लेकिन हमेशा कहते हैं हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो हमारे तरीके से करो तो एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो, मिश्रण का सूत्र 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा। और फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करो तो मिश्रण का सूत्र 2 बार लगाना पड़ेगा आपको। तो हमेशा कहते हैं अपन कि यहाँ पर जो संख्या आती है इसकी जो घात होती है उसको जब अपन गुणा करते हैं इससे 4 से, या इस संख्या से गुणा करते हैं तो 12 आना चाहिए भैया, ये आना चाहिए इतने वर्षों में। तो घात 3 होनी चाहिए, 3 होगी जब भी, तो 4 से गुणा का 12 होगा। और ये संख्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ 3 की पावर 3 होना चाहिए। 3 की पावर कितना होना चाहिए, 3। 3 की पावर 3 होगा तभी कह सकता हूँ मैं, ये जो 3 दिख रहा है आपको, इसको 4 से गुणा करेंगे आप तो 4 3 12, मतलब 12 वर्षों में 3 ये इतना गुना हो जाएगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 गुना। तो एग्जैक्टली आंसर जो हो जाएगा आपका 27 गुना हो जाएगा भी। अपन कह सकते हैं आपसे 12 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगा बताओ, 27 गुनी हो जाएगी। बहुत प्यारा और बहुत मजेदार तरीका है, इसको डिटेल में कंसल्ट किया अपनी मैराथन के माध्यम से अपन ने, जो आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए अपन ने मैराथन ली थी आपके सामने 7 चक्रवर्ती ब्याज की। तो अच्छा है, सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन है लाभ हानि का भी। बहुत प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। गौर से देखिए, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया इसमें जो जोरदार तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये तरीका बहुत ज़्यादा काम आता है। न तो मैं इसको एलसीएम मेथड से करूँगा और नहीं मैं इसको इनसेट वाले तरीके से करूँगा। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये अच्छा मेथड है। ये जब वस्तुएं आपको देगा तब भी फेल नहीं होगा, नहीं तो वस्तुएं देने पर कई मेथड फेल हो जाते हैं भी। तो ये तरीका इतना बेस्ट है, इतना पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची इंटू 100, मतलब कितनी खरीदी कितनी बेची, ऐसा कर सकते हैं। ये तरीका इतना अच्छा, ये भी बताएगा अगर प्लस माइनस रहा है तो लाभ और माइनस माइनस रहा है तो हानि। खेल यहाँ तो लाभ ही पूछा है, कितनी खरीदी बताओ आपसे, 18 खरीदी 15 बेची, है ना, और बेची का भाग लगाओ 15 का और गुणा हो जाएगा आपका 100। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जो जो कट रहा है उनको काट देंगे अब अपन और अपना काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलो 5 से काटो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार। अब यहाँ घटाओ कितना आएगा 3 आपका, तो 3 आ जाएगा, 3/3 गुणा 20, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20% आपका। मतलब इस सौदे में आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 20% का लाभ आपको इस सौदे में देखने को मिलेगा, मतलब 20% प्रॉफिट। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें खरीदने और बेचने की बात कर रहा हो और लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा हो तो ये तरीका बेस्ट है भी। इससे अच्छा तरीका लाभ हानि में नहीं है, जल्दी भी करके देगा और डबल कंडीशन क्वेश्चन भी करके देगा। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अभी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2220 रुपये है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, आपसे लागत मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में भी रिलेशन होता है। अभी रिलेशन क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। लाभ हो तो प्लस करके लिखेंगे और हानि है तो माइनस करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, आपसे लागत मूल्य पूछा है, मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछा है। तो आपसे विक्रय मूल्य दे रखा है 2220 रुपये, है ना, और लाभ है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखना है यहाँ, और हानि है तो 100 में से घटा के लिख दो। तो फिलहाल लाभ 20% का तो मैं 100 में जोड़ के लिख रहा हूँ, ये लिख दिया अपन ने। यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो भी क्रय मूल्य होगा। चलो निकाल देता हूँ मैं, 0 से 0 काट दी मैंने, है ना, और भी कट रहा होगा तो काट देते। देखो 12 × 72, 12 से काट दो, 12 से काटे 12 × 1 = 12,
12 संग 72, 12 से 12 अट्ठा 96, 12 नहीं में 108 नहीं कटेगा 12 से, तो 4 से काट दो, फिर 4 से 3 बार और 4 से काट दो, 25 बार कट जाएगा। ये लो, अब 3 से कट रहा होगा, 3 से काट दो, 7 या 21 और 4 3 12, 74 बार। अब 74 को 25 से गुणा करो, 25 चौक 100 हासिल 10 और 25 सत्ता 175, 185 हो जाएगा। तो जो लागत मूल्य आपका जो क्रय मूल्य है वो 1850 रुपये आ जाएगा भैया। बिल्कुल सिंपल तरीका है और आसानी से अपन कर सकते हैं। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन स्थापित हो और दोनों में से एक दे रखा और दूसरा आपसे पूछा हो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछे या लाभ आने प्रतिशत भी दे, ठीक है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा। 8 के बाद अगला क्वेश्चन जब स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बट्टा टॉपिक्स हैं, बहुत प्यारा तरीका भी मैं साथ में बता रहा हूँ कौन से तरीके से हल कर रहे हैं अपन। ये तरीका पर डिटेल में बताया जब मैराथन अपन ने लिया आपके सामने। इस शोरूम में एक वस्तु पर सूची मूल्य है ना 2000 रुपये तथा 2 बट्टे दे रखे हैं और किस में बेचा जाए। तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एकमात्र रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ये विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एकमात्र रिलेशन है। और आपको पहले बता दें कि छूट दो दी जाती है ना, वो अंकित मूल्य पे दी जाती है भी। अगर अंकित मूल्य पे एक ही छूट दी जा रही है तो आप एक बार लिखो 100 माइनस x/100। अगर अंकित मूल्य पर 2 छूट दी जा रही है तो 2 बार लिखो आपको 100 माइनस y/100। और भी अधिक छूट देते हो आप कितनी बार भी लिखते हैं, आपकी इच्छा है। तो जो दे रखा है वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। तो आपको एक तो अंकित मूल्य दे रखा है 2000 रुपये, 2 छूट दे रखी है 20 की दे रखी है, 100 माइनस 20 मतलब 80/100, ये हो जाएगा आपका 90/100, ठीक है। अब काट दीजिए भैया, ये 2 0 से 2 0 है ना, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए आप, तो 9 8 72, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 720, ये 0 4 और ये 14, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 1440 रुपये। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा आपका 1440 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो आपका आंसर होगा 1440 रुपये। 2 छूट देने के बाद 1440 रुपये में बेचना पड़ेगा 2000 की चीज़ को आपको। तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में रिलेशन हो और एग्जाम में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में वैरायटी दी जाए आपको। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। 9 के बाद अगला जो क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से भी है। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है और घंटे वाले क्वेश्चनों की डिमांड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए इस मॉडल पेपर में अपन घंटे वाला क्वेश्चन लेके आए भी। जहाँ भी घंटों की चर्चा हो जाए तो समझ लेना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब समझ लेना जहाँ लस लेना है आपको, जहाँ घंटे बोलते मतलब दी गई संख्या क्या लेना है आपको, लस। तो संख्या दे रही कि 3 घंटे क्रमशः 18 सेकंड 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल में बजती है। 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है तो दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार बजेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले तो अपन दी गई संख्याओं को लस निकालेंगे। जब भी कभी संख्या ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो पहले दी गई संख्याओं का आप लस निकाल लेना भी। और लस निकालने का एक ही तरीका है, ये इससे अपन लस निकालेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग दे दो जिसका भाग तीनों में जा रहा हो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। 6 का जा रहा है, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30 जा रहा था। अभी देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए तो दी गई संख्या सारी गुणा कर दो तो फिर लस आ जाता है। जब कॉमन ही नहीं आए तो सारी संख्याएं गुणा होती है फिर। तो जितनी भी संख्या आपको दे रखी सारी गुणा कर दो। देखो 5 चौक 20, 20 3 60 और 60 को 6 से गुणा कर दो। तो 60 को जैसे आप 6 से गुणा करेंगे तो 36 मतलब 360। तो एलसीएम जो आ गया आपका 360। तो देखो यहाँ पर सेकंड में बात कर रहा है, 18 सेकंड 24 सेकंड और ये 30 सेकंड। तो सेकंड में बात कर रहा था, यहाँ 360 जो है ना वो सेकंड में आया भी है। और सेकंड को अगर मिनट में बदलना है आपको तो फिर आपको 60 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 360/60, तो ये हो जाएगा आपका 6 मिनट। एग्जैक्टली आपका जो आंसर आया वो 6 मिनट आया। अब ये 6 मिनट आपको दिया है, अब आपसे आगे की लाइन आप पढ़ेंगे अपन। तो 6 मिनट का अंतराल में तो बजेगी, वो हर 6 मिनट में बजेगी। मतलब अभी बोल रहा 9 बजे सुबह एक साथ बजना शुरू करे, दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार बजेगी। तो आप जानते हैं 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक टोटल 4 घंटे होते हैं भैया। कितने घंटे होते हैं भैया? 4 घंटे होते हैं कंप्लीटली। अब आपसे बोला है कि 6 मिनट में एक बार बजती है। 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? एक बार। तो मान लो जब 6 मिनट में एक बार बजेगी तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी? 10 बार। ना 6 मिनट में एक बार बजेगी, 60 मिनट में 10 बार बजेगी। तो 60 मिनट की बात करूं मैं तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 10 बार बजेगी भी। ये 1 घंटा है, इसे 1 घंटा बोलते हैं। 60 मिनट को 1 घंटे में
बज रही है आपकी 10 बार। 1 घंटे में 10 बार या तो 4 घंटे, तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 4 घंटे में कितनी बार बजेगी? 40 बार। लेकिन याद रखना जब भी बजने वाले सवाल आते हैं ना, एक बार एक्स्ट्रा बजती है, तो एक बार एक्स्ट्रा लेते हैं अपन, या तो शुरू वाला या फिर बाद वाला। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 41 बार। हमेशा याद रखना जितना आता है उससे एक जोड़ कर देना आप, तो 41 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी बता? 41 बार। तो याद रखिएगा जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए जो आंसर है उसमें एक जोड़ना मत भूलना, उतनी बार बजती है 1 घंटी। ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल है। पहले एलसीएम निकाल दो, फिर समय कैलकुलेशन कर दो और उतनी बार बजती उतनी बार बजा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। समय और कार्य का क्वेश्चन है और ये एमडीएच पे क्वेश्चन है। एमडीएच पे क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए एमडीएच का लिया अपन ने। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन है M1D1 है ना अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी। तो पहले कितने आदमी थे? तो 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बना। 3-4 बार एग्जाम आ चुका अभी। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है। तो एक मकड़ी है ना, दिन पूछा है कितने दिन में एक जाला बनाएगी। जो पूछे जवाब उसका देना है। तो कई बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में 1/7 आंसर याद कर लेते हैं अभी। तो आंसर याद नहीं करना है आपको, जो पूछा उसका जवाब दीजिए। दिन पूछे इसमें, तो दिन कितना आ गया? दिन बराबर तो 7 आ गया भी इसमें। कितना आ गया? 7, मतलब 7 दिन में बनाएगी भी। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 7 दिन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, जो समय और कार्य से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, एमडीएच का WR पे था भैया। तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा जा रहा है, ये समय चाल दूरी क्वेश्चन है। और समय चाल दूरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो जब भी कभी डबल कंडीशन क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ना, दूसरी मत पढ़ना। क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या बोला? देखो यहाँ तक ही पढ़ना है आपको, यहाँ तक लगा देता हूँ मैं पूर्ण विराम, यहाँ तक पढ़ना है आपको। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी में तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। तो एक तो चाल दे रखी है और एक समय दे रखा है। तो पहले दूरी निकाल लो भैया। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। तो 9 चौक 36 मतलब 360 किलोमीटर। तो ये तो दूरी आ गई पहली लाइन पढ़ने के बाद। अब दूरी आने के बाद अब दूसरी लाइन पढ़ो। वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा आपसे, दूरी तो वही काम में लेनी है। समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल आपको 60 दे रखी है। तो बस हो गया काम, और काट देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया तो ये 6 आ जाएगा। तो टोटल लगेंगे आपको 6 घंटे। कितना समय लगेगा? मतलब 6 घंटे लगेंगे। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल देने में से कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कितने घंटे कम का समय लगेगा, तो भैया पहले 9 घंटे लग रहे थे, बाद में 6 घंटे, मतलब 3 घंटे कम का समय लगता। अगर आपसे ऐसे पूछता कितने घंटे कम का समय लगेगा, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं आपसे नहीं पूछा कितने घंटे का समय लगेगा, तो भैया 6 घंटे का समय लगेगा एग्जैक्टली। तो आपका आंसर आ जाए 6 आवर्स। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली अपन ने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। अब आ जाते हैं अपन चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग। तो पहले वाले मॉडल पेपर में अपन ने पाई चार्ट लिया था। इस वाले मॉडल पेपर में अपन ने आयत चित्र लिया भी है, रेक्टेंगल ग्राफ जिसे बोलते हैं अपन। तो आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या वायु को प्रदर्शित करता है। आयत चित्र की सहायता पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं अपन को। तो आयत चित्र की सहायता लेनी है और पूछे गए प्रश्नों के जवाब अपन को देने हैं। तो आयत चित्र को आपको गौर से देखना है। तो आयत चित्र देखिए, बहुत सिंपल सा आयत चित्र है। आयु वर्ग दिखा रखे हैं इधर। 0 से देखो 0 से 10 आयु वर्ग है ये, है ना। 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50-60 में कितना है, 60-70 में कितना है, आने ऐसे दे रखा है 70-80 में कितना है। ये आयु वर्ग आपको दर्शा रहे हैं। तो आयु वर्ग आपको दे रखे हैं, नीचे देखिए प्रश्नों के जवाब आपको आयु वर्ग को देके देने। तो चलो 3 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, 13, 14 और 15। तीनों के जवाब देंगे अपन। पहले मैं 13 नंबर का जवाब दे रहा हूँ, गौर से सुनो। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? आपसे पूछा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। व्यक्तियों की संख्या 1000 में दे रखी भी है। तो कस्बे कुल जनसंख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम जोड़ देंगे भैया। तो 15 और 10 कितना 25, 25 से 25 कितना 50, 70, 80 और 80 और 15 कितना होगा आपका? 80 और 15 जोड़ दीजिए आपका 95, 100, 120। तो 120 1000 में भी है। 120 काय में बताओ? 1000 में। तो 120 तो लोगे से आप, और 1000 में तो 1000 से गुणा करना, क्योंकि वहाँ लिख रहा है ना 1000 में। तो आपका आंसर होगा 1,20,000। कस्बे की जो जनसंख्या होगी आपकी वो 1,20,000 होगी। बिल्कुल सिंपल है। तो सारी जोड़ दी अपन ने, फिर 1000 से गुणा कर दिया, क्योंकि क्लियर बोला है। तो ये डाटा जो दे रखा है वो 1000 में, ये डाटा काय में 1000 में, तो 1000 से गुणा कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 1,20,000। आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका? 1,20,000। मतलब कस्बे की जो जनसंख्या हो 1,20,000 है। ध्यान रखना, औसता अगले वाले क्वेश्चन में भी काम आ जाए अपना।
तो 1,20,000 कस्बे की जनसंख्या आ गया। अब अगला क्वेश्चन निकाल देते। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन से वो नोटिस करेंगे अपन, गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपको सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या कम आयु वर्ग के लोगों से कितनी अधिक या कम है। तो सर्वाधिक आयु वर्ग कौन सा आप जानते हैं कि यह है आपका 70 से 80, और सबसे कम आयु वर्ग कौन सा 0 से 10 का। तो कितनी कम या अधिक है, तो आप नोटिस करो इसकी तो 10 ही है और इसकी कितनी है 20 है। तो सर्वाधिक आयु वर्ग की कम आयु वर्ग से 10,000 अधिक है। कितने अधिक है 10,000 अधिक, क्योंकि वो 10 है ये 20 है, तो 10 और 20 में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो अपन कहते हैं 10,000 अधिक है। कितने अधिक है भाई 10,000 अधिक, 1000 में डाटा है तो अपन कहते हैं 10,000 अधिक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि आपको जो अंतर दे रखा है ना वैसे दे रखा है भी। अधिक वाले का तो 20 दे रखा है आपको, अधिक वाले को आपको 20 दे रखा है, कम वाले का 10 दे रखा है, तो ये 10 आ गया। अरे डाटा 1000 में होता है भी, तो 1000 में होता है तो 1000 से गुणा करना मत बोलना, तो 10,000 अधिक। तो एग्जैक्टली जो आंसर है आपका वो 10,000 अधिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन आप नोटिस करो, इसका फिर आखिरी क्वेश्चन मॉडल पेपर का 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत है। आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत है। आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति पूछे कुल कितने प्रतिशत है, ऐसे पूछा। आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत है, ऐसा आपसे बोला। ठीक है, 30 से 40 देखो आप कुल कितने प्रतिशत है। ये 20 दे रखा है 30 से 40 वाला, तो ये 20 दे रखा है, आपको नोटिस कीजिए ये 20 दे रखा है। और कुल कितना बोला था अपन ने, देखो कुल कितना था ये 20 है, और टोटल कितना जोड़ा था अपन ने 120। तो टोटल का भाग लगा दो, प्रतिशत का पता चलेगा, गुणा 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 से 6 बार कटेगा, फिर 2 काटो 3 बार, ये 50 बार। या तो 50/3% को, ये भी सही आंसर है ऑप्शन में दे रखा हो तो, और ये नहीं दे रखा हो तो फिर ये दे रखा होगा 16 से 2/3%। देख लेते हैं कौन सा दे रखा है, दोनों से ये भी। ठीक है, तो देख लेंगे कौन सा दे रखा है, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, लगभग दे रखा है, पॉसिबल है। 30 से 40 का बोला है, 30 से 40 का कितने प्रतिशत है, तो 120 ही निकाला था अपन ने, लगभग दे रखा है 16 के आसपास, तो आप 16% दे सकते हैं आंसर। ठीक है, और 30 से 40 का 20 ये भी ज़्यादा नहीं है, तो वही है, सही निकाल रहे हैं अपन, बिल्कुल सही बात है, इजीली कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 20/120 वही निकाला अपन, तो एग्जैक्टली आंसर पॉसिबल आपका उस प्रकार से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस प्रकार से कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके एग्जाम में पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा मॉडल पेपर था आपका, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे जो 15 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए थे। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल थे भी, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर ईमानदारी से आप उसको देखते हो तो मैं कह रहा हूँ आपको मेन एग्जाम में जो 19, 20, 21 को जो पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको। अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी वीडियो आप देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, काफ़ी इंटरटेनिंग होगा। और ये समझ लीजिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। हमारा 16 साल का अनुभव आपके साथ इसी से साझा करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।